हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर स्टडी चैनल शान फिजिक्स क्लासेस एंड आई एम अभिषेक दुबे। और जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि हम क्लास 9th के बच्चों को फिजिक्स सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो चाहे हिंदी बोर्ड वाले हों चाहे इंग्लिश बोर्ड वाले हों, दोनों को। तो उस चैनल में उस पहले वीडियो में हमने अपने सिलेबस डिस्कशन किया था क्लास 9th के लिए, और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मेरा ये मानना है कि आप लोगों को वो वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि जब तक आप लोगों को यही नहीं पता रहेगा कि हमें अपने सब्जेक्ट में पढ़ना क्या है इस क्लास में, तब तक पढ़ाई का कोई मतलब जो है वो मुझे नहीं लगता कि होगा। इसीलिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। और उसमें मैंने ये भी बताया था कि सिलेबस जो है वो आप अपनी कॉपी के पीछे तरफ नोट कर लें, ताकि जब आप रिवीजन करने बैठें या पढ़ने बैठें या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने बैठें, तब आपको ये बातें पता रहे कि हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कौन सी चीज़ें छोड़नी है। तो उसके लास्ट में हमने ये भी बताया था कि जब पूरा हो गया था वीडियो, कि हम अपने अगले वीडियो में मोशन चैप्टर से, मोशन जो कि आपकी फिजिक्स का पहला चैप्टर है, 01 फर्स्ट चैप्टर, इसके हम लेक्चर नंबर 1 में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के साथ जो है, किसके साथ, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इसकी हिंदी भी हमने पिछले वीडियो में बताई हुई थी। और ये भी कहा था कि हम लिखेंगे इंग्लिश में और बोलेंगे हिंदी में, और जो मेन पॉइंट्स हैं उन्हें हम दोनों भाषाओं में लिख देंगे। तो इसलिए जो हिंदी वाले बच्चे हैं वो हमारे साथ लिखते चलने की कोशिश करें, और जो इंग्लिश वाले हैं वो चाहे साथ लिखें चाहे बाद में भी अगर चाहें तो लिख सकते हैं। जब वीडियो पूरा हो जाए तो पॉज करके नोट कर लें। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की हिंदी होती है गति, डिस्प्लेसमेंट की होती है विस्थापन। इसी से हमने कहा था कि हम अपना अगला वीडियो जो है वो शुरू करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सभी से पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि जो मोशन हमारे चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर का मतलब क्या है, अर्थात मोशन का मतलब क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आप अपने NCERT वाली बुक में अगर देखेंगे तो उसमें सबसे पहले यही बताया गया है कि मोशन जो है वो किसके किसके द्वारा किया जाता है, कैसे कैसे। तो उसमें जैसे आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि बर्ड्स फ्लाइज, चिड़ियाएँ जो हैं वो उड़ती हैं। जब बर्ड्स फ्लाई, चिड़िया जब उड़ती है तो उसे हम मोशन में कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जैसे फिश जो हैं वो स्विम जब करती हैं तो उन्हें भी हम मोशन में कहते हैं। मोशन तो समझे रही है, अभी मोशन की डेफिनेशन अभी बताएंगे थोड़ी देर में। तो देखते रहिए, फिश जो हैं वो स्विम करती हैं। ब्लड जो होता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, वो आर्टरी और वेन्स, आर्टरीज की हिंदी होती है धमनियों में। ठीक है, धमनियों, और वेन्स की होती है शिराओं, हिंदी इसकी होती है शिराओं। तो धमनियों और शिराओं से होते हुए जाती हैं, तो ब्लड हमारा फ्लो होता है पूरे शरीर के अंदर। आर्टरीज लेके जाती हैं, वेन्स लेके वापस आती हैं। ठीक है, और जैसे एटम्स हैं, एटम्स का मतलब अणु ना, तो अणु भी हमेशा गति करते रहते हैं। मॉलिक्यूल्स हैं, एटम से मिलते हुए मॉलिक्यूल बनेंगे। प्लैनेट्स हमारे जितने हैं, ठीक है, प्लैनेट मतलब ग्रह, जो ग्रह हैं 8, वो भी मोशन करते रहते हैं। उसके बाद स्टार्स जितने हैं, स्टार्स मतलब तारे, वो भी जो है मोशन करते रहते हैं। तो इन्हीं तरह से आदमी हैं, मेंस या फिर ह्यूमन, लिखिए मैन और वुमेन दोनों मिला के ह्यूमन से जो है मानव, वो भी एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं गति करते हैं। गाड़ी हो गई, रेलगाड़ी हो गई, हवाई जहाज, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल, सारी चीज़ें जो हैं वो मोशन में ही रहती हैं। तो मोशन की डेफिनेशन जो है वो हम आपको बता दे रहे हैं थोड़ी देर, इसको नोट कर दीजिए, हिंदी वाले लिखते चलेंगे साथ साथ। मोशन हिंदी गति है। तो मोशन की हिंदी होती है कि द चेंज इन द पोजीशन, द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम हिंदी में हो जाएगा कि किसी भी वस्तु की अवस्था में समय के साथ जो चेंज होता है या जो बदलाव होता है उसे ही हम मोशन कहते हैं। मतलब जैसे कोई भी चीज़, मान लीजिए कि ए बॉडी है, वो पहले इस पोजीशन पर थी, यहाँ पे टी टाइम के बाद, टी टाइम का मतलब कुछ भी मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए 5 सेकंड के बाद वो चीज़ ए पॉइंट, मान लीजिए कि ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर आ गई, तो उसे हम कहेंगे कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक इसने मोशन किया। ठीक है, तो वही चीज़ है कि द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पहले इसकी पोजीशन ये थी, कुछ समय के बाद विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी पोजीशन ये हो गई, तो इज़ नोन एज को ही हम कहते हैं, या इज़ नोन एज को कहा जाता है, इज़ नोन एज मोशन, मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस वस्तु का। ठीक है, तो मोशन का मतलब यही होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है वो एक से स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ समय अंतराल में जब पहुंच जाती है तो उसे ही हम कहते हैं कि उस बॉडी ने इतने दूर तक मोशन जो है वो किया है। ठीक है, तो मोशन में यही बातें हैं। अब इसके बाद अगला पेज खोलते हैं, तो इसमें आप लोग लिखें सबसे पहले कि इफ़ेक्ट्स ऑफ मोशन। ठीक है, मोशन डेफिनेशन तो बता दी, इफ़ेक्ट्स ऑफ मोशन, तो मोशन से होने वाले इफ़ेक्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं इफ़ेक्ट। तो जैसे आपने देखा होगा या आप लोग जानते होंगे कि जैसे सनराइज़ है, सनराइज़ सूर्योदय ना, सूर्य का निकलना, सूर्योदय, तो ये कैसे होता है, ये वही है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, जब वो सूर्य जो सरफेस उसका सूर्य के सामने होता है वहाँ पर सूर्य निकल आता है या सूर्य रहता है, जो पीछे होता है वो वहाँ पर अंधेरा होता है, रात होती है, तो सनराइज़ वो हो गया और ये हो गया सन सेट। इसी को हम जो है डे और नाइट भी देख सकते हैं अगर चाहें तो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डे नाइट। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, सूर्यास्त, सूर्य का अस्त होना। ठीक है, ये दोनों हो गया। और तीसरा, जैसे कोई आदमी एक जगह से दूसरी जगह तक चला जाता है तो वो भी मोशन ही है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में हम जैसे वही हो गया रेलगाड़ी, बस, ट्रेन, मोटरसाइकिल, कार, आदमी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब इसके कुछ इफ़ेक्ट्स हैं। इफ़ेक्ट्स कभी एग्जाम में आपसे पूछे नहीं जाएंगे, बस कुछ थोड़ा थोड़ा जानना चाहिए कि मोशन से होगा क्या। ठीक है, और इसके बाद में जो अब इसमें टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन का मतलब क्या होगा, गति के प्रकार, गति के प्रकार। इसमें क्या था, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, लिखे नहीं थे, नोट कर दीजिएगा आप लोग, गति के प्रभाव। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मोशन में, मोशन तो वैसे बहुत तरह के होते हैं, लेकिन इसमें जो मेनली या जो ज़्यादातर देखा जाता है वो 2 तरह होता है, 2 तरीके नहीं, 3 कर दीजिए, मेनली 3। ठीक है, तो पहला हो गया इन स्ट्रेट लाइन, इन स्ट्रेट लाइन मतलब सीधी रेखा में। ठीक, सीधी रेखा में आप लोग समझ रहे होंगे कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर थी वो ऐसे सीधे यहाँ पर आ गई, तो इन स्ट्रेट लाइन मतलब मोशन इन स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में गति। ठीक, ये पहला हो गया। दूसरा इन स्ट्रेट लाइन हो गया, दूसरा इसी में आता है इन सर्कुलर पाथ, वृत्ताकार क्षेत्र पर, सर्कुलर पाथ, सर्कुलर मतलब वृत्ताकार, पाथ, वृत्ताकार मार्ग में। ठीक, कि जैसे आप लोग देखे होंगे एथलीट जो होते हैं, रेसर, वो जो दौड़ते हैं वो
उसका जो वो होता है ग्राउंड वो सर्कुलर होता है, तो सिर्फ चक्कर लगाते हैं तो उसमें भी मोशन हो गया एक प्रकार से। तीसरा कि जिगजैग लिख दीजिए इसे, वैसे इसका कोई ज़्यादा मतलब नहीं है जिगजैग मोशन। देखिए इसमें क्या है कि जैसे ऐसे ऐसे चले ये, ठीक है, ऐसे ऐसे चले या फिर ऐसे चले, किसी भी तरह चले। एग्जाम्पल के तौर पर समझने के लिए बता रहे हैं कि जैसे ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, यहाँ से ऑब्जेक्ट गई लेकिन कि सीधा सीधा न जाके ऐसे घूमते हुए बी पॉइंट पर पहुँची। ए पॉइंट था, बी पॉइंट पर पहुँची, ठीक है। तो मेनली जो आपके ये गति के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ मोशन, वो यही तीन होते हैं: इन स्ट्रेट लाइन, इन सर्कुलर और जिगजैग मोशन, ठीक है। ये कैसे हो गया? ये हो गया कि ऑन द बेसिस ऑफ पाथ, ना, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ मतलब कि रास्ते के आधार पर इसके कितने भाग हो गए? 3 टाइप्स, 3 भाग हो गए, ठीक। दूसरा फिर से लिख लीजिए कि ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड या फिर वेलोसिटी, ठीक है। मतलब है ये वही चीज़ है, लेकिन इसमें जैसे पाथ के हिसाब से बताया कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चला गया, सीधा गया, गोल गोल गया, ए पॉइंट पर था, लौट के फिर घूम के फिर से ए पर आ गया, इसमें था जिगजैग मोशन में गया, सी में सर्कुलर में गया। स्पीड में फिर इसमें भी 2 होते हैं, 2। तो पहला है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन बताया था पिछले वाली वीडियो में, ये भी आपका टॉपिक भी है पूरा। एक समान गति, एक समान गति। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति, और एक समान गति नहीं होगी तो उसमें कुछ बदलाव अगर हो जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म बदलती रहेगी। इसकी हिंदी कंफर्म नहीं है हमें, एक समान गति के हिसाब से आप समझ लीजिए क्या होगा, टीचर आपके बताएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट थी वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, लेकिन जैसे 30 किलोमीटर प्रति घंटे की ही रफ्तार से गई, ठीक है, उसकी स्पीड में जो है चेंज नहीं हुआ, तो वही है कि यूनिफॉर्म मोशन। नीचे समझिए, जैसे ये पॉइंट था ए, ठीक है, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गई, मान लीजिए कि ये डिस्टेंस थी 50 किलोमीटर, ठीक, 50 किलोमीटर। तो इसमें मान लीजिए कि वो यूनिफॉर्म में जब गई तब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ से स्पीड रखा और सेम स्पीड से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, ठीक। या तो ये हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि मान लीजिए कि जैसे यहाँ तक उसकी स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे रही हो, यहाँ तक फिर 60 हो गई हो, यहाँ तक आके फिर 30 हो गई हो ना, यहाँ तक फिर मान लीजिए 20 हो गई हो, यहाँ से 80 हो गई हो, तो उसी तरह उसकी स्पीड में जो है चेंज हो रहा है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, बदलता हुआ, अब यूनिफॉर्म नहीं है, बदल रहा है बीच बीच में, ठीक है। तो ये आपका पेज था पूरा, इसमें हमने इफेक्ट ऑफ मोशन बताया। इस इफेक्ट ऑफ मोशन में 3 बताए मेनली, टाइप्स ऑफ मोशन में 2 प्रकार से, ऑन द बेसिस ऑफ पाथ में 3, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, जिगजैग, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। नोट कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी आपको करना हो कर लीजिए। अब चलते हैं अगले पेज पर, ठीक है। अब देखिए, अब जो है, अब हम सोच रहे हैं कि अब आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की भी स्पेलिंग थोड़ा बता दें, डेफिनेशन, तब आपको पढ़ने में थोड़ा आसानी होगी, ठीक है। तो इसमें चलिए हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं डिस्टेंस। जैसे जानते हैं आप डिस्टेंस हैं, बस केवल वही है कि डिफाइन करना सीखना पड़ता है, बाकी सबको पता है कि एक स्थान दूसरे स्थान की जो दूरी है वही डिस्टेंस है। तो इसकी डेफिनेशन है कि द टोटल लेंथ ऑफ path covered is known as
इज नोन एज डिस्टेंस। अब ये समझ में आ जाएगा पूरा। मार्ग की कुल तय की गई दूरी को ही कुल तय की गई लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। डिस्टेंस में दूरी तो हिंदी वाले लिख दें कि मार्ग की कुल तय की गई लंबाई को ही दूरी कहा जाता है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी समझ रहे हैं, दोनों समझने पे जो है थोड़ा आसानी हो जाएगी। बता रहे हैं, दोनों कंपेयर करा देंगे तो फिर आसानी से आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट, देखिए डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, डिस्टेंस के बीच में आप दे दीजिए शॉर्टेस्ट। तो ये हो गया कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। इसमें क्या है कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ जो कवर की जाती है उसे कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। देखिए एग्जांपल से समझेंगे तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी यहाँ पर था ए पॉइंट पर, वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गया, कितनी दूरी किया, तय किया 2 किलोमीटर। बी पॉइंट से सी पॉइंट पर आया, इसकी डिस्टेंस थी 3 किलोमीटर। सी पॉइंट से डी पॉइंट तक गया, इसकी डिस्टेंस थी 5 किलोमीटर। यहाँ से फिर इधर आया, ये मान लीजिए डी पॉइंट, ई पॉइंट एंड ये एफ पॉइंट, एफ। ठीक, ये पाँच था, ये 4 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर, कुछ भी मान सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें डिस्टेंस अब हमें पता करना है कि इसमें डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में क्या बताया कि टोटल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड इज नोन एज डिस्टेंस। तो देखिए इसमें डिस्टेंस क्या होगा कि ए बी जितनी लेंथ है उसमें बी सी को ऐड कर दें, सी डी ऐड कर दें, डी ई ऐड कर दें और ई एफ ऐड कर दें। ठीक, जैसे ए बी कितना था 2 किलोमीटर, देखते चलिए किलोमीटर भी, प्लस बी सी 3 किलोमीटर, सी डी 5 किलोमीटर, डी ई 4 किलोमीटर और ये 2 किलोमीटर। मतलब हो गया कि 2 + 3 + 5 + 4 + 2 किलोमीटर बराबर 2 3 5 5 10 4 14 2 16 किलोमीटर। ठीक, 16 किलोमीटर। इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 16 किलोमीटर। ठीक, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट ऐसे आप समझ जाएंगे क्या है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है कि जाना हमें ए से एफ में, एफ तक डिस्टेंस में ए से एफ तक हमें इसमें भी था, जाना हमें ए से एफ तक इसमें भी है, लेकिन इसमें क्या है कि हमें पूरी लंबाई तय करते हुए वहाँ तक पहुँचना है। और इसमें क्या है कि हमें शॉर्टेस्ट लेंथ केवल पता कर लेनी है बस। तब ए पॉइंट पर थे, किसी ऐसे रास्ते से जाएं कि सबसे कम दूरी में वहाँ पर पहुँचें, ये ठीक। रेड कलर से जो है ये आपका है डिस्प्लेसमेंट, ए से एफ तक चले गए। अब देखिए जैसे इसमें तो कन्फर्म नहीं बता सकते, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि ये जो लंबाई आएगी ये इससे तो कम ही आएगी। ठीक है, तो मान लीजिए, पक्का नहीं, मान लीजिए 16 किलोमीटर है तो मान लीजिए वो 10 किलोमीटर चल गई। कंफर्म नहीं है क्योंकि इसमें बताना थोड़ा मुश्किल है, तो मान लीजिए 10 किलोमीटर। ठीक, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में यही अंतर है कि डिस्टेंस में हमें क्या करना पड़ेगा कि पूरी लेंथ निकालनी पड़ेगी, जितना भी चला हुआ है सबको बारी बारी जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में बता देंगे कि टोटल डिस्टेंस, टोटल लेंथ मतलब टोटल लेंथ बराबर डिस्टेंस,
टोटल लेंथ या टोटल डिस्टेंस कितनी है। डिस्प्लेसमेंट में क्या है कि हमें यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ से होते हुए इनिशियल पॉइंट से, प्रारंभिक बिंदु से फाइनल पॉइंट, अंतिम बिंदु, हिंदी आप लिख सकते हैं प्रारंभिक बिंदु, अंतिम बिंदु। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच में जो हमें शॉर्टेस्ट लेंथ मिल जाए, शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाए, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो अब चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसे, या नोट भी कर सकते हैं पॉज करके। चलिए आगे बताते हैं दूसरा चीज़। अब इसमें दोनों में कंपेयर कराते हैं। समझ तो आप गए ही हैं थोड़ा थोड़ा, अब थोड़ा कंपैरिजन करके दिखाते हैं। एक फार्मूला आएगा यहाँ आपका जो आपको आगे काम देगा, कंपैरिजन। ठीक, तो कंपैरिजन में किसका किसका करना है, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का, दूरी और विस्थापन का कंपैरिजन, मतलब कि अंतर, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का हमें कंपैरिजन करना है। तो देखिए, जैसे पिछले वाले में तो डिस्प्लेसमेंट निकालना थोड़ा मुश्किल था, दूसरा एक बताते हैं। जैसे मानिए कि ऐसे एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पहले ए पॉइंट पर थी, ए पॉइंट से ये बी पॉइंट पर आई, बी पॉइंट से ये सी पॉइंट पर आ गई। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी थी, 2 किलोमीटर, ये डिस्टेंस मान लीजिए 3 किलोमीटर। ठीक, तो अब इसे देखिए डिस्टेंस कितनी आएगी। एग्जाम में आपसे इस तरह का सवाल पूछ सकता है, पीछे वाला नहीं पूछेगा लेकिन ये पूछ सकता है। तो डिस्टेंस इसकी कितनी आएगी, 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। मतलब कि डिस्टेंस से जाने पर ए से सी पॉइंट तक उसको जो है 5 किलोमीटर की रास्ता तय करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब जैसे अगर हम ध्यान से देखें तो ये हमें वही राइट एंगल ट्रायंगल वाला दिख रहा है, समकोण त्रिभुज वाला। समकोण त्रिभुज अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में तो वही है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो दूरी है वही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो ये ए से सी पॉइंट तक आने का यही हमें लग रहा है सबसे छोटा रास्ता होगा। ठीक है, तो इसमें भी कहाँ से जाना था, ए से लेके सी तक, ए से लेकर सी तक जाना था। अब देखिए पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आप लोगों ने, बाई यूजिंग देखिए, ये कोई डेफिनेशन नहीं है, इसलिए आप इसमें हिंदी इंग्लिश ज़्यादा परेशान ना हो, समझ लीजिए, बस समझने की बात है, बाकी लिखना आप लोग लिख लेंगे अपने हिसाब से। तो इसमें देखिए ए से की जो डिस्टेंस होगी वही है ना कि दोनों का स्क्वायर करके अंडर रूट कर दिया जाता है, तो वही आता है 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर रूट, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो ये आ गई अंडर रूट 13। देखिए जैसे आप लोग देखें तो अंडर रूट 25 की जो वैल्यू होती है वो होती है 5 ना। अंडर रूट 25 जो होता है वो हमारा 5 के बराबर आता है। इसमें हमारा अंडर रूट 13 है, 5 के नीचे 4, 4 अंडर रूट 16 देखिए समझा रहे हैं। अंडर रूट 16 की जो वैल्यू आती है वो 4 आती है। ठीक, और अंडर रूट 25 की जो वैल्यू आती है वो आती है 5। मतलब अगर यहाँ अंडर रूट 16 होता तब ये हमारी डिस्टेंस बाहर निकल के इससे बराबर 4 किलोमीटर होती। ठीक, 25 होता तो 5 किलोमीटर, लेकिन हमारा 13 है, मतलब 16 से भी कम है, जिसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर से भी कम है। कन्फर्म कितनी है वो अंडर रूट 13 की जब वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा, लेकिन फिजिक्स में आपको केवल यहीं तक करना है, मैथ होता तो हम आगे बताते भी। ठीक, तो इस तरह से हमें ये पता लग रहा है कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कम ही आएगी। इसमें आया ना, इसमें भी आया, पीछे वाले में भी आया। तो एक और करके आपको दिखा देते हैं तब कन्फर्म हो जाएगा। थर्ड, ठीक, ये तीसरे कंडीशन में क्या करें, हम सर्कुलर पाथ ले लें। इसमें कौन सा था, ट्रायंगुलर पाथ है, त्रिभुजाकार लिख दें हिंदी में,
त्रिभुजाकार पथ। ठीक, त्रिभुजाकार ट्रेंगुलर हो गया। अब इसमें हम सर्कुलर ले लेंगे, वृत्ताकार। हम सर्कुलर ले लेंगे वृत्ताकार पथ। तो वृत्ताकार पथ मान लीजिए कि ज़्यादा सही नहीं बनेगा, लेकिन ऐसे ही है। ये मान लीजिए पॉइंट ए था, इधर से मोशन करना शुरू किया, ऐसे आके दोबारा फिर से ए पॉइंट पर आ गए। ठीक, तो ए पॉइंट से चले हैं, ए पॉइंट पर ही आ गए हैं। तो मान लीजिए कि इसकी जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर की है। समझने के लिए देख लीजिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। तो 7 सेंटीमीटर इसके लिए वो है। तो इसमें जो डिस्टेंस हमारी होगी वो इसका ही सरकमफ्रेंस होगा। सरकमफ्रेंस समझते हैं ना, परिधि ना। तो इसमें जो डिस्टेंस हमारी होगी वो किसके बराबर होगी? सरकमफ्रेंस के बराबर। सरकमफ्रेंस के बराबर, हिंदी में इसको कहा जाता है परिधि के बराबर। और सर्कल के परिधि निकालने फार्मूला आप लोग जानते ही होंगे, नहीं जानते हैं जान लीजिए, 2πr। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7, डिस्टेंस है तो आएगी सेंटीमीटर में। 7 से 7 कट जाएगी 44 सेंटीमीटर। मतलब जैसे कोई ऐसे ए पॉइंट से चला है, ऐसे वो वापस ए पॉइंट पर आ रहा है, तो उसे जो है 44 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को है तय करनी पड़ेगी। ठीक, अब इसे हम देखिए थोड़ा डिस्प्लेसमेंट निकाल लें। ये तो हो गया डिस्टेंस। ठीक, यहाँ निकाल ले रहे हैं, एक ही पेज पर रहेगा तो समझने में थोड़ा आसानी होगी। डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा देखिए, अगर आप सही इसको ध्यान से देखें तो इसमें यह हो रहा है कि ए पॉइंट से चला है और ए पॉइंट पर ही फिर से आ गया है। तो फाइनल पॉइंट से इनिशियल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई? 0 ना। वहीं से चला, वहीं पर फिर आ गया, तो वो तो 0 हो गई। तो डिस्प्लेसमेंट उसमें आ गया कितना? 0 सेंटीमीटर। ठीक, समझे? तो इसमें वही है कि अब इसमें आगे लिखवाएंगे भी, डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो आपकी 0 नहीं हो सकती। ये भी इसमें इसी में एक पॉइंट है, अगले पेज पे लिखेंगे। तो समझ गए होंगे आप कि कैसे क्या हुआ इसमें। ट्रायंगुलर में सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन वाला बताए, स्ट्रेट लाइन है, जिगजैग वाला बताए। ठीक, जिगजैग स्ट्रेट लाइन वाला एक बच गया है, बता रहे हैं थोड़ी देर में। ये मान लीजिए कि पहला है। ठीक, इसमें क्या हुआ कि ये 16 आया, इसमें लगभग 10 ही आएगा, मतलब कि उससे 16 से कम ही आएगा। कंफर्म नहीं पता किया जा सका, तो पता करने के लिए हमने दूसरा किया, ट्रायंगुलर एक शेप लिया। ट्रायंगुलर में डिस्टेंस हमारी 5 किलोमीटर आ गई, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो √13 किलोमीटर आया। √13 का मतलब हमें यहाँ से पता चला है कि लगभग 4 किलोमीटर से भी कम है। तो भाई 3.5 पौने 4 के आसपास है। ठीक, तीसरा केस हमने सर्कुलर पाथ में डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, डिस्टेंस हमारी 44 सेंटीमीटर आ गई। ठीक, अब स्ट्रेट लाइन वाला वही बताना है। स्ट्रेट लाइन में यही बता दे, उसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा हो जा रहा है एक ही पेज में, लेकिन समझने कुछ एक ही पेज में रहेगा तो आपको एक ही पेज देखेंगे बस पूरा कंफर्म हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो चौथा पॉइंट। 4th पॉइंट में क्या है? स्ट्रेट लाइन। मोशन वाली स्ट्रेट लाइन नहीं है ये स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के कंपैरिजन के लिए। स्ट्रेट लाइन मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, इसके डिस्टेंस मान लीजिए 5 किलोमीटर है। तो इसके डिस्टेंस कितनी हुई? टोटल जो था पाथ कवर्ड कितना हुआ? उड़ रहा है तो, और पंखा चल रहा है ना, बंद। तो इसकी डिस्टेंस हो गई 5 किलोमीटर। अब इसका अच्छा था डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट भी इसका कितना होगा? 5 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि इनिशियल से फाइनल पोजीशन पर जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो यही वाला पाथ है, इसके अलावा दूसरा कोई पाथ इसमें नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों हमारे बराबर आ गए। ठीक, 4 केस बताए हमने। तो जिगजैग वाले में कम आया, ट्रायंगुलर वाले में भी कम आया, दूसरा ये था। तीसरा वृत्ताकार वाले में भी, सर्कुलर वाले में भी कम आया। लेकिन स्ट्रेट लाइन में क्या हो गया कि इक्वल आ गया, बराबर। इसमें क्या था? दोनों बराबर हो गए। ठीक, ये हमने समझा दिया। अब अगले पेज पर मेन पॉइंट्स हम देखते हैं। ठीक, मेन पॉइंट जो है, जैसे जो नोट्स बनाई जाती है बाद में, तो उसमें ये मेन पॉइंट्स पढ़े जाते हैं बस।
से एग्ज़ाम देने आप जाएँ तो केवल यही पढ़ें, पूरा आप नहीं पढ़ सकते पूरी कॉपी एक दिन में, एक रात में। तो देखिए मेन पॉइंट्स, इसे ज़रूर याद कर लेंगे। मेन पॉइंट्स फॉर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड जो मेन पॉइंट्स है, मुख्य बिंदु, उनके बारे में हम लिखने जा रहे हैं। नोट कर लें, हिंदी इसकी क्या होगी, मुख्य बिंदु। मुख्य बिंदु दूरी और विस्थापन के लिए पहले पॉइंट में ये लिखा जाएगा कि देखिए डिस्टेंस, पहला तो पॉइंट डेफिनेशन ही होता है हमेशा, लेकिन इसमें पहला पॉइंट है डिस्टेंस में भी हो सकता है ग्रेटर, बड़ा, ग्रेटर और ग्रेटर हो सकता है या फिर इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। समझे? मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्टेंस में भी नकार के अगर हम ऑलवेज लिख दें फिर भी गलत नहीं है। डिस्टेंस ऑलवेज लिख लीजिए, हमेशा होगी ही होगी, उसमें गड़बड़ हो ही नहीं सकता। डिस्टेंस ऑलवेज बी ग्रेटर और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। दूरी जो है वो हमेशा विस्थापन से या तो ज़्यादा होगी या फिर उसके बराबर होगी। ठीक, इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, कि डिस्प्लेसमेंट, हिंदी वाले जो बोला गया ना तो लिख लिया करें, तो बाद में बोलते हैं बाद में फिर से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट लिखना है यहाँ पे, नोट करते रहिए साथ साथ। डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज, ऑलवेज मतलब हमेशा, ऑलवेज भी स्मॉलर, तो कंपैरिजन किया जाता है तो कंपैरेटिव डिग्री में ER लिखा जाता है। स्मॉलर देन डिस्टेंस, स्मॉलर गलत हो जा रहा है बहुत, और इक्वल। ठीक, डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज बी स्मॉलर और इक्वल, काटिए एक मिनट, स्मॉलर और इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक, डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा या तो उससे बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। अब देखिए अगर इन दोनों पॉइंट को अगर हम थोड़ा फार्मूलेट करने के लिखने की कोशिश करें तो ये इस तरह आएगा कि डिस्टेंस, दूरी जो है वो हमेशा या तो बड़ी होगी या फिर बराबर होगी इसके डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, हिंदी वाले भी लिख रहे हैं दूरी, यही वाला निशान का मतलब हुआ कि जिसकी तरफ ये ओपन रहता है वो वाला बड़ा होता है, नीचे जाने का मतलब दोनों मिलकर बराबर हो गए। तो डिस्टेंस जो है वो हमेशा या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या फिर उससे बराबर होगी। बड़ी वाले बता दिए पीछे, बराबर वाला भी वो स्ट्रेट लाइन वाली, केवल एक ही कंडीशन वही है बस, बाकी और कभी नहीं हो सकता। या फिर अगर इसे उल्टा लिखना चाहें, उल्टा भी लिखेंगे तो ये इधर आ जाएगा, उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, यही फार्मूला है आपका। ठीक, अब इसमें आपके NCERT में भी एक सवाल है, रेशियो पूछता है, वो डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली है। रेशियो पूछता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना होगा। डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, रेशियो को हम अपॉन में भी लिख सकते हैं या लिखते ही हैं। ये जो है ऑलवेज कितना होगा, ग्रेटर देन 1, एक से बड़ा या एक के बराबर, ग्रेटर और इक्वल टू 1। क्योंकि डिस्टेंस जो है वो बड़ी है, डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है वो छोटा है, तो जैसे बड़े से छोटे को भाग करेंगे जो हमारा आएगा वो या तो 1 आएगा तो 1 से ज़्यादा। जैसे समझा दें, जैसे 5/3 है ना, तो 5 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 3 1 जा 3 और 1.6,
1.6 आएगा, 1.666 जैसे आता चला जाएगा। तो वही देखिए 1 से ज़्यादा आया ना, तो डिस्टेंस बड़ी है तो हमेशा बड़ी हो गई। या फिर मान लीजिए ये भी 3 होता, 3 आता तो ये भी 1 आ जाता, बराबर आ जाता। तो वही है कि ग्रेटर और इक्वल टू 1, ये पहली कंडीशन है। ए कंडीशन मान लीजिए दोनों तरह पूछता है तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो। जैसे रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट पूछा है, 2 के बाद जो रहता है वो अपॉन में रहता है। जैसे 2 का अनुपात 3 के साथ, सॉरी डिस्टेंस का, डिस्प्लेसमेंट का अनुपात डिस्टेंस के साथ, तो डिस्टेंस जो है वो नीचे रहेगा, डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऊपर रहेगा। इसमें उसे उल्टा आ जाएगा, स्मॉलर और ग्रेटर इक्वल टू 1, स्मॉल और इक्वल टू 1। समझ में आया ना कैसे होगा, ये बता दिए यहाँ पे। ये 3 फार्मूले आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। थोड़ा सा टॉपिक और बचा है इसमें, अभी देखिए वो भी हो जाएगा। ठीक, ये पेज आपका इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट स्टार बनाया है। इम्पोर्टेंट का मतलब कि ये न्यूमेरिकल लगाने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जैसे MCQ क्वेश्चंस आए तो उसमें 1 नंबर में ये तीनों में से कोई भी रिलेशन सीधा पूछ सकता है, आपको बताना पड़ेगा उसे। ठीक है, एक चीज़ इसमें और बताइए, यूनिट। यूनिट का मतलब होता है इकाई, कि उसे नापा किस में जाएगा या मापा किस में जाएगा। लिखा मापा जाता है, पढ़ा नापा जाता है। यूनिट फॉर मेजरिंग। अब देखिए, अब यहाँ से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम केवल डिस्टेंस लिख देंगे। जो डिस्टेंस की होगी वही डिस्प्लेसमेंट की होगी, अंतर उसमें जितना था उतना हमने आपको ऊपर बता दिया है। यूनिट्स फॉर मेजरिंग क्या डिस्टेंस, यूनिट्स की हिंदी होती है इकाई। ठीक, इकाई, दूरी को मापने के लिए इकाई। ठीक, हिंदी वाले लिख दें, दूरी मापने के लिए इकाई। तो अब देखिए, यूनिट भी जो होती है ना, यूनिट ये कई तरह की होती हैं। यूनिट्स जो हैं उसमें देखिए सबसे पहला होता है SI यूनिट। आप लोगों ने इकाई ऐसे मात्रक भी कहते हैं, जैसे आप लोगों के बुक में जहाँ तक हो सकता है कि मात्रक लिखा हो। SI यूनिट, SI यूनिट मतलब SI मात्रक। तो डिस्टेंस की किसकी है, डिस्टेंस की। डिस्टेंस की जो SI यूनिट है वो होती है मीटर। मीटर इसे लिखा जाता है स्मॉल m से ऐसे। ठीक है, दिखाई दे रहा है भैया। SI यूनिट इसकी होती है मीटर। ठीक, और आदर्श यूनिट, SI यूनिट अभी समझा रहे हैं थोड़ी देर में। आदर्श यूनिट, आदर्श यूनिट जितनी आपको डिस्टेंस वाले में पता हो, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर दोनों में आ सकता है, किलोमीटर ना, और जैसे वो होता है गज, फिट, जितने भी चीज़ें हैं ये, फिट, इंच, यार्ड, यार्ड भी लिख लीजिए, एक इम्पॉर्टेंट है। ये सारी क्या है, इसे डिस्टेंस नापने की ही यूनिट्स हैं। दूसरा मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, फीट, इंच, यार्ड, ETC, अन्य भी हैं। देखिए SI में क्या होता है, SI यूनिट एक ऐसी यूनिट होती है नापने के लिए। यूनिट मतलब है तो वही चीज़, बस SI से इसे माना गया है। SI का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम। ये फ्रेंच वर्ड है, इसकी इंटरनेशनल यूनिट्स इसकी फुल फॉर्म है, लेकिन इसे हम इंडिया में इसकी इंग्लिश जो होती है वो होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ना, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नाप की मीनिंग है वो मीटर ही लिखी जाती है। मतलब जैसे वर्ड में आप कहीं भी चले जाएंगे तो डिस्टेंस जो है वो आपको मीटर में ज़रूर मिलेगी। ये हो सकता है कि इसकी जगह पर कुछ दूसरा हो, लेकिन मीटर ज़रूर होगी। ठीक है, तो वही जैसे आप लोग पीछे भी देखे होंगे तो उसमें हमने लिख रहे थे डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, 4 मिलीमीटर, या इतने मीटर, इतने किलोमीटर। तो वही चीज़ें
अब एक चीज़ थोड़ी सी और बता दें, फिर आपका ये टॉपिक लगभग ख़त्म है। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, एग्जाम्पल में जो लिखी जाती है कोई भी वैल्यू जो है वो जब लिखी जाती है तो उसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है मैग्नीट्यूड, और दूसरी होती है यूनिट। ठीक, मैग्नीट्यूड और प्लस यूनिट को ही मिला के जो हमारा होता है, कोई भी वैल्यू जितनी भी हों वो बनती हैं। जैसे इसमें क्या हुआ, 5 किलोमीटर, एग्जाम्पल बता रहे हैं 5 किलोमीटर, जिसमें 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, किलोमीटर क्या है, यूनिट है। यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखेंगे ज़्यादा समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 किलोमीटर 2 मीटर 10 सेंटीमीटर, तो ये मैग्नीट्यूड है, जो नंबर लिखे जाते हैं, जो यूनिट लिखी जाती हैं ये है। डिस्टेंस के लिए होगी, बाकी जितने भी हैं सब में यूनिट मैग्नीट्यूड दो चीज़ ज़रूर होगी। और इसी में बता दे रहे हैं, इसी में जब तीसरी चीज़ डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है तब उसी को फिर वेक्टर क्वांटिटी कहा जाने लगता है। ये स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर वेक्टर आपके में भी आगे है, चाहे तो लिख लें, जब आएगा तो पता लग जाएगा। अदिश और सदिश, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी दो चीज़ें और होती हैं। स्केलर में यही दो चीज़ होगा, वेक्टर में इसके साथ डायरेक्शन भी ऐड हो जाती है। तो वो चीज़ें भी आपके में दूसरे बाद में हैं, तो थोड़ी देर बाद उसे बताएंगे। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में आपके जो था वो इतना ही टॉपिक कुल मिला के था। तो देखिए अब जब आप अपनी बुक में आगे आएंगे तो इसमें फिर क्वेश्चंस दिए गए हैं, कुछ एक्सरसाइज वाले नहीं, एक्सरसाइज के पहले बुक के अंदर ही। तो जो क्वेश्चन बुक के अंदर होते हैं उनको कहा जाता है इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इन मतलब अंदर, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट के, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस उनको कहा जाता है। जो बाद में होते हैं उससे एक्सरसाइज कहा जाता है। जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हें एग्जाम्पल कहा जाता है। क्वेश्चन 3 तरीके के होते हैं, इंटरेस्ट, एग्जाम्पल एंड एक्सरसाइज। तो इसमें 3 ही है, ये 3 बता दे रहे हैं। फिर आपका आज का तो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म थोड़ा सा है, लेकिन पहले समझा दिए हैं, उसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो चलिए क्वेश्चन पहले करते हैं, बताएंगे आगे। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या है कि इंग्लिश वाले सुने, हिंदी वाले अपना पढ़ लें। तो इसमें लिखा है कि एन ऑब्जेक्ट हैज़ मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस, एक ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस तय की हुई है। कैन इट हैव जीरो डिस्प्लेसमेंट, इफ़ यस सपोर्ट योर आंसर विथ एन एग्जाम्पल। अगर हाँ, क्या उसको पूछा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस तय कर दिया है, तो क्या उसका जो विस्थापन है वो जीरो हो सकता है, और अगर यदि हो सकता है तो उसे एक एग्जाम्पल से आप बताएं। ठीक है, तो वही पूछा है कि कैन, तो ये फिलहाल पीछे हम आपको बता चुके हैं, कैन डिस्प्लेसमेंट भी जीरो। वही पूछा है कि कैन डिस्प्लेसमेंट भी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट जो है वो शून्य हो सकता है, या क्या विस्थापन शून्य हो सकता है, यदि हाँ तो उसे किसी न किसी एग्जाम्पल से बताएंगे। तो पीछे है, आप वही लिख देंगे। एग्जाम्पल बताया, आप पूछा है कि वही जीरो हो, तो इसमें यही सर्कुलर मोशन वाला जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे ये ना, इसी में देखिए वही है कि डिस्टेंस तय कर दिया है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा जीरो है। तो वही सर्कुलर मोशन वाला हम हिंट दे रहे हैं, आप अपने हिसाब से उसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। बता दिए हैं पूरा, पहले समझाने वाले को समझ में नहीं लगता बात है। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में जब वृत्ताकार पथ पर जब है, वृत्ताकार पथ पर जब उसका गति है तभी उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जा रहा है, लेकिन उसके डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कुछ ना कुछ है। पहला यही है, गिव एन एग्जाम्पल, तो वही आप बता देंगे, कौन सा, सर्कुलर मोशन वाला। ठीक, क्वेश्चन दूसरा, अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग अ बाउंड्री ऑफ अ स्क्वायर फीट ऑफ साइड 10 मीटर इन 40 सेकेंड। देखिए एक फार्मर है, कौन है, फार्मर, किसान। इसके जो खेत है वो स्क्वायर है, स्क्वायर में तो समझ रहे होंगे, चारों साइड्स जो है उसके बराबर हैं। मान लीजिए ये ए पॉइंट है,
ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें दिया गया है अ फार्मर मूव्स अलॉन्ग अ बाउंड्री ऑफ ए स्क्वायर फील्ड ऑफ साइड 10 मीटर। ऑफ साइड 10 मीटर का मतलब यह होगा उसकी जो प्रत्येक भुजा है वो 10 मीटर की है। इन 40 सेकेंड, टाइम जो है वो समय, टाइम जो है वो कितना दिया गया है 40 सेकेंड। ठीक। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैग्नीट्यूड पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फार्मर एट द एंड ऑफ 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। क्या पूछा है कि पहले बताइए कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है, क्वेश्चन मार्क। और उसमें ये भी बताइए, दो क्वेश्चन है, पहला ये है कि मैग्नीट्यूड बताइए, दूसरा है कि 2 मिनट, नहीं मतलब वही चीज़ है, पूछा है कितने टाइम के बाद, तो वही बताया है कि 2 मिनट 20 सेकंड के बाद वो अपने इनिशियल पोजीशन से अर्थात प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर होगा। तो वही है कि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को हम विस्थापन कहते हैं। तो देखिए एक राउंड करने में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लग रहा है 40 सेकंड। ठीक, एक चक्कर लगाया 40 सेकंड लगा, चक्कर नहीं सॉरी, एक लाइन में चलने पर यहाँ से यहाँ तक आया 40 सेकंड। शुरुआत हम मानेंगे ए पॉइंट से उसने शुरू किया है 40, तो देखिए 2 मिनट 20 सेकंड में कुल कितना सेकंड हुआ, तो ये हो गया 60 गुणे 2, प्लस सेकंड से निकालना पड़ रहा है क्योंकि ऊपर हमारा जो है वो सेकंड में दिया गया है। तो ये हो गया 7 दूना 120 प्लस 20 बराबर 140 सेकंड। ठीक, देखिए 40 सेकंड 40 सेकंड 40 40 40 40 ऐसा चल रहा है, तो कितना चक्कर हो जाएगा। तो अगर हम नंबर ऑफ राउंड्स निकालें, राउंड नहीं देखिए, नंबर ऑफ कंप्लीट राउंड्स, पूरा कितना किया हुआ है, मतलब कुल कितने चक्कर लगाया उसने, कुल कितने कुल चक्कर लगाए गए चक्करों की संख्या, हिंदी वाले कुल लगाए गए चक्करों की संख्या। 140 सेकंड उसके पास, गलत हो जा रहा है, 140 सेकंड उसके पास कुल समय था और 40 सेकंड में एक चक्कर लग रहा है। एक देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि एक लाइन वाला है वो गलत है, एक चक्कर वाला ही सही है। एक चक्कर लगा रहा है 40 सेकंड में। ठीक, तो कुल चक्कर कितनी संख्या हो गई, लगभग मान लीजिए कि 3 चक्कर पूरा हो गया है और उसके बाद में फिर 20 सेकंड टाइम उसके पास और बचा हुआ है, समझे ना। 30 सेकंड टाइम, 3 चक्कर पूरे हो गए हैं और चौथा चक्कर लगाने में उसके पास केवल 20 सेकंड थे। 20 सेकंड में वो कितना जाएगा, 20 सेकंड में कितना जाएगा, हाफ राउंड, आधा चक्कर लगा पाएगा ना। आधा चक्कर मतलब क्या होगा कि ए पॉइंट से सी पॉइंट पर पहुंच गया। 3 राउंड पूरे, चौथे राउंड में 20 सेकंड टाइम है। 20 सेकंड का मतलब कि ए पॉइंट से सी पॉइंट पर यहाँ से चला था, यहाँ पहुँचा बस। तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ये समझ में आ रहा ना कैसे। डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया ए से सी तक। डिस्टेंस कितनी है निकाल सकते हैं आप, ये 10 है, ये 10 है। वही जो पीछे भी केस बताए थे, दूसरा वाला है शायद, ये सेम यही चीज़ है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कर दे रहे हैं, बायोलॉजिक पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, का प्रयोग करके, हिंदी वाले लिख लें, पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके या का प्रयोग करके कितना हो जाएगा, √10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, कौन सा डिस्टेंस है ये, AC, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 मीटर में आएगा ना, ये मीटर में दी गई है डिस्टेंस, √200 मीटर। 200 मीटर का हो गया 2 नहीं 200 √2 मीटर।
फिजिक्स वाले हैं तो यहीं पर छोड़ सकते हैं, मैथ वाला होता तो आगे बढ़ के जाता। 10 रोड 2 मीटर इसका आंसर आया। नोट कर सकते हैं आप पूरा सवाल, स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे नोट कर लें बहुत पॉज करके, जो भी करना है। यही आपका दूसरा क्वेश्चन यही था। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, ट्रिकी का मतलब यही है कि थोड़ा सा घुमाया था, लेकिन घुमाने वाली कोई बात इसमें वैसे है नहीं। 10 मीटर का एक पाथ था उसका, तब एक तरफ की लंबाई उसकी 10 मीटर है, 4 चक्कर लगाना है, 4 चक्कर पूरा लगा दिया, टाइम दिया गया, उसके बाद 20 सेकंड बच गया, तो 40 सेकंड में पूरा चक्कर लगा रहा है तो 20 सेकंड में आधा ही पहुंचेगा। आधा पहुंचने मतलब यहाँ ये वाली डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट हुई, निकाल लेंगे, आंसर आ जाए 10√2 मीटर। ठीक है, आगे चलते हैं, बस खत्म होने वाला है, ये तीसरा क्वेश्चन लास्ट है। तीसरा क्वेश्चन, अब इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। ये एक हिसाब से ट्रू एंड फॉल्स वाला क्वेश्चन है, सत्य और असत्य, सही और गलत। सही गलत बताना है। ए लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट। पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए कौन सी बात सही है। इट कैन नॉट बी जीरो, क्या डिस्प्लेसमेंट कभी शून्य नहीं हो सकता। पीछे बताया था कि जब सर्कुलर पाथ वाली बात होती है तो उसमें डिस्प्लेसमेंट जो है वो जीरो हो जाता है, तो ये रॉन्ग है, नो। ठीक, आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में भी जीरो। देखिए यहाँ पर ऑलवेज नहीं लिखा जाएगा, में भी हो सकता है, हमेशा होगा ऐसा नहीं है। कम होगा हमेशा डिस्टेंस से, वो बात ठीक थी, कि हमेशा जीरो होगा ऐसा नहीं, जीरो नहीं होता, उसको हम बताए भी हैं कई बार पीछे सवाल में। ये पॉइंट दिया था बी, इट्स मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। क्या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पीछे बताए थे, मैग्नीट्यूड कभी डिस्टेंस से ज़्यादा हो सकता है, नहीं हो सकता, ये भी गलत है। चाहे नो लिखिए चाहे फॉल्स लिखिए। तो पीछे ये वाला रिलेशन में लिखवाए थे, वही कहे कि ये आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आने लायक है, उसे उल्टा लिख दिए हैं। डिस्प्लेसमेंट जो है वो या तो डिस्टेंस के बराबर होगी या तो डिस्टेंस से छोटी होगी, लेकिन बड़ी कभी नहीं हो सकती है। वो इसमें पूछा है कि बराबर बड़ी हो सकती है या नहीं। तो यही इतना टॉपिक आपके आज के वीडियो में था। ठीक है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट हमारा पूरा हो गया है। अगले वीडियो में जो है हम स्पीड एंड वेलोसिटी पढ़ाएंगे। देखिए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या था वो पीछे हम बता दिए, क्या है कि स्पीड वही है, लेकिन ज़्यादातर ये टॉपिक जो होता है वो स्पीड और वेलोसिटी में कंसीडर किया जाता है, तो इसीलिए ज़्यादा विस्तार से हमने यहाँ पर नहीं पढ़ाया है, नॉर्मली पढ़ा दिए हैं। अगले वीडियो में जो स्पीड और वेलोसिटी वाला आएगा तो उसमें हम इसे सही से बताएंगे। ठीक है, तो देखते रहिए। और मेरी ये रिकमेंडेशन है कि तो पीछे वाला जो वीडियो था, पीछे वाला वीडियो मतलब फर्स्ट वीडियो सिलेबस डिस्कशन वाला, उसे आप देखें ज़रूर, क्योंकि जब तक वो नहीं देखेंगे ना तब तक आपको सिलेबस नहीं समझ में आएगा। सिलेबस नहीं समझ के आने की वजह से परेशान हो जाएंगे। देखिए लंबी वीडियो देख के घबराइएगा मत आप भी। 53 मिनट, जब 55 मिनट की वीडियो हो गई है ये, तो 55 मिनट की वीडियो हो गई है, लेकिन कि आगे सही कर मतलब कि सिलेबस आपका पूरा हो जाएगा। और देखिए सही बात, सही चीज़ें अगर पढ़नी है तो फिर टाइम तो भाई लगेगा। और अगर फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं ज़्यादा हो रहा है तो आप प्लेबैक स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं। और एट लास्ट यही कहना चाहेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने आपके जो दोस्त हों या जो आपके जो सहपाठी हों, क्लासमेट्स हों, उनके पास भी ये वीडियो शेयर करिए, ताकि जो बच्चे अभी तक नहीं शुरू कर पाए हैं पढ़ाई, जैसे कोरोना का पीरियड था तो बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो नहीं पढ़ पाए होंगे ना, तो वो ये ऑनलाइन क्लास के चक्कर में रहेंगे होंगे, या फ़ोन नहीं रहा होगा उनके पास, या कोई भी दिक्कत होगी, तो वो अगर अब चाहें तो बिल्कुल शुरुआत से पढ़ सकते हैं। तो हमने उस वीडियो में बताया था कि हम जनवरी के लास्ट में आपका सिलेबस 100% कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, कीप ऑन स्टडिंग, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में स्पीड एंड वेलोसिटी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, कीप ऑन स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।